हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। तो आज हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे 12 अगस्त से 18 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के, जो भी हम लोगों ने पढ़े थे उनमें से टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखिएगा। और पुराना रूल वही है कि आपको स्कोर एंड में काउंट करके अपना टोटल बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं। ठीक ठीक से, ईमानदारी से आप जरूर बताइएगा। और इसकी क्विज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। देखिए हमारे ऐप पर ना आपको डेली, वीकली, मंथली बहुत सारी क्विजेज मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। जो टॉपिक वाइज आती हैं, जो स्टैटिक जीके की होती हैं, ये सब क्विजेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इन सब की पीडीएफ भी मिल जाएगी फ्री में, बिल्कुल ठीक है। वो बहुत सारे ऐसे वीडियोज, स्टडी मटेरियल मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पेड कंटेंट और प्रीमियम कंटेंट चाहते हो तो वो हमारी ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। वो भी आप चेकआउट कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर। चलिए शुरुआत करेंगे। आंसर जरूर आप कमेंट करके बताएंगे लास्ट में कि टोटल कितना आपका सही हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन, 9 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा या किया गया? तो दोस्तों इस बार कौन सा संस्करण था, जल्दी से बताओ कौन सा था? तीसरा। क्यों? क्योंकि 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी, जब 2022 में हम लोग 75 साल पूरे कर लिए थे आजादी के, तब। ठीक है, तो तब से ये शुरू किया गया था, आजादी के अमृत महोत्सव से हर घर तिरंगा अभियान। इसके तहत क्या होता है, तिरंगा लेकर के छतों पर लगाना होता है और एक सेल्फी अपलोड करनी होती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला 24x7 चावल एटीएम लॉन्च किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसको नोट करके रख लो। तो भारत का पहला 24x7 चावल एटीएम जो है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, विड्रॉ ग्रेन्स नॉट कैश। इसमें क्या होगा, एटीएम डालो चावल निकलेगा, ठीक है ना। एटीएम डालोगे चावल निकलेगा, और ये ग्रेन एटीएम होगा। पहली बार देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोरी लगा करके आप चावल निकाल सकते हो। इसको अन्न पूर्ति अनाज एटीएम कहा जा रहा है। उड़ीसा सरकार ने इसे लॉन्च किया, ये बन गई है देश की पहली गवर्नमेंट। आगे धीरे धीरे करके पूरे ऑल ओवर उड़ीसा में रोल आउट किया जाएगा। अगला, हाल ही में अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो बताइएगा अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता। देखिए इस बार बहुत ही आसान है आपको याद करना, बहुत ही निराशाजनक ओलंपिक रहा, लेकिन एक क्वेश्चन, एक चीज अच्छा है कि आपको याद करना बड़ा आसान रहेगा। दो ही टाइप के मेडल आए हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। तो सिल्वर तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, ये आप ध्यान रखना। बाकी सब ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। तो याद करना नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है कि किसने किसने जीता। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीता हुआ है, एक सिंगल्स का और एक जीता है उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ में मिल करके। और एक इंडियन हॉकी टीम ने, मेंस वाली ने जीता हुआ है, और एक अमन सहरावत ने जीता हुआ है, एक जीता है स्वप्निल कुसाले ने। तो ये 5 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल हो गए इस बार के, और एक सिल्वर मेडल की नीरज चोपड़ा का। टोटल 6 मेडल। भारत रहा 71वें पोजीशन पर ऑल ओवर मेडल टैली में। टॉप पर अमेरिका रहा है। अमन सहरावत जो हैं, ये 257 किलोग्राम की कुश्ती वर्ग में भाग लेते हैं फ्री स्टाइल में। इसको ध्यान रखिएगा, किलो वर्ग भी पूछा जा सकता है। हाल ही में किसे सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ नियुक्त किया गया? अच्छा, आज अभी दिन में ना 8 बजे या 9 बजे, 8 बजे या 9 बजे आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी, वो भी जरूर देखिएगा। उसमें 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का पूरा रिवीजन कराया गया है, 1 अगस्त से 15 अगस्त का। तो आप उसे जरूर देखिएगा, जिससे आपका 15 दिन का रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए, सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक है डीबीएस बैंक। इसकी पहली महिला सीईओ बन गई हैं तानसू सान। कौन? तानसू सान, ये आपको दिख रही है तानसू सान। ये पहली महिला सीईओ होंगी इस सबसे बड़े बैंक की, जो कि सिंगापुर का है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का भी सबसे बड़ा ही बैंक है। पीयूष गुप्ता जी की जगह पर आएंगी ये। अगला, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता वैज्ञानिक तुसुंग दाओ ली का निधन हो गया? तुसुंग दाओ ली, ये चाइनीज मूल के अमेरिकी ये थे, वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। इनको नोबेल मिल चुका था और इनका अभी निधन हो गया है 97 की एज में। अच्छा, इन्होंने क्या खोजा था? इन्होंने उप परमाणु कणों की समरूपता की खोज की थी। और कब इनको नोबेल मिला था? तो इन्हें दोस्तों कब मिला था? इन्हें मिला था 1957 में नोबेल, ठीक है ना। एनरिको फर्मी के साथ भी ये काम कर चुके थे।
हाल ही में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका इस बार भी टॉप पर रहा। हालांकि गोल्ड में अमेरिका और चाइना दोनों बराबर रहे 40-40 गोल्ड के साथ, लेकिन अमेरिका दोस्तों 44 सिल्वर जीत लिया और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इस वजह से ये टॉप पर चला गया 126 मेडल टोटल के साथ में, और वहीं ये 91 मेडल ही जीत पाया चाइना। ठीक है, तो 44 सिल्वर, 40 गोल्ड और 42 ब्रॉन्ज के साथ अमेरिका टॉप पर। थर्ड पर रहा जापान, सेकंड पर चाइना। भारत रहा 71वें स्थान पर। ध्यान रखना, भारत जो है ये 71वें स्थान पर रहा, टोटल 6 मेडल के साथ। यहां पर लिखा हुआ है सर। अगला, फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना? तो फोर्ब्स की रियल टाइम वर्ल्ड बिलियनियर की लिस्ट आई। इसमें टॉप पर रहे एलन मस्क, सेकंड पर रहे दोस्तों जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक वाले भैया, ये रहे तीसरे पर। चौथे पर है बर्नार्ड अर्नल्ड। ठीक है, एलन मस्क की संपत्ति बताई गई दोस्तों 221 बिलियन डॉलर, और वहीं 186 बिलियन डॉलर के साथ जेफ बेजोस दूसरे पर, तीसरे पर मार्क जकरबर्ग। अमेरिका और चाइना के बाद भारत जो है तीसरा सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला देश है। अगला, किस राज्य में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग GPKL का आयोजन किया जाएगा? बताइए, पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग होगी और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो आप बताओगे हरियाणा में होगा। कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। दोस्तों, भारत ओलंपिक की 2036 में मेजबानी करने की फिराक में है, पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को मेजबानी मिल जाए। अगर भारत को मेजबानी मिलती है तो भारत ने यह भी कहा है कि हम 6 गेम को नया ऐड करवाएंगे। कौन कौन से? तो उसमें कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, ये सब वगैरह गेम उसमें शामिल होने जा रहे हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो फिलहाल वैश्विक महिला कबड्डी लीग उसमें काफी योगदान देने वाला है। अगला, नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, अभी बहुत सारे सचिवों की नियुक्ति हो रही है, तो इस पर मैं आपको जल्द ही वीडियो भी देने वाला हूं। बहुत सारे नए सचिवों की नियुक्ति हो रही है, ऐसे में कैबिनेट सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं ये आपको बताना है। तो अब तक थे राजीव गौबा जी, अब इनकी जगह पर आ गए हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन, ध्यान रहे, टीवी सोमनाथन पहले वित्त सचिव थे, अभी अब कैबिनेट सचिव हो गए हैं। कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा वाला सचिव होता है, समझो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे भारी पद होता है। तो ये अब नियुक्त होंगे। ठीक है, और किसकी जगह लेंगे? राजीव गौबा की जगह लेंगे। 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। अगला, 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या निर्धारित की गई थी? 78वां स्वतंत्रता दिवस, तो इस बार की थीम थी दोस्तों विकसित भारत। क्या थी? विकसित भारत। जैसा कि आप जानते हो, भारत विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के चल रहा है। 2047 में हम लोग को विकसित होना है अपने देश को, है ना। चलिए, तो इस बार की थीम ये थी, आजादी के 100वें वर्ष, जिससे हम लोग विकसित भारत बन सकें। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य बना? तो दोस्तों, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने वाला, उसके लिए धनराशि देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। अब तक किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया है कि कोई पेमेंट कर रहा हो, लेकिन ये पेमेंट करेंगे 300 रुपए प्रतिमाह। और किस लड़कियों को, किस प्रकार की? 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली स्कूली लड़कियों को। ठीक है, 300 रुपए प्रतिमाह इसके लिए मिलेंगे। अगला, 12 से 25 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति भारत और किसके बीच में होता है ये आपको पता होना चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, मैत्री पूछा जाए तो भारत और थाईलैंड के बीच में, मित्र शक्ति पूछा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में, गरुड़ शक्ति पूछा जाए तो आप भारत और इंडोनेशिया बताएंगे, हरिमो शक्ति पूछा जाए तो भारत मलेशिया बताएंगे, और उदार शक्ति अभी हुआ था वो भी भारत और मलेशिया के बीच होता है। ठीक है, चलिए अगला, और केवल शक्ति पूछ लिया जाए तो भारत और फ्रांस बता देना। तो ये अभ्यास है, पिछली बार पुणे में हुआ था, इस बार श्रीलंका में हो रहा है। अगला, मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? देखो, मुनाल सैटेलाइट जो है ना, ये नेपाल की सैटेलाइट है। अब नेपाल के पास कोई ऐसा परफेक्ट लॉन्चर है नहीं, अभी वो लोग बहुत शुरुआती स्टेज में है अंतरिक्ष क्षेत्र में, तो ये भारत से लॉन्च करवा रहे हैं। तो भारत जो है ये नेपाल का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, और भारत की एक कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, इसके थ्रू लॉन्च करवा रहा है। यहाँ पर देखिए, NSIL जो है ये साइन किया है MOU। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने मिल करके इसकी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, किसके साथ? तो दोस्तों, जैसे भारत में इसरो है, ऐसे नेपाल में है NAST,
ठीक है ना, यानी नेपाल एकेडमिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा ये बनाया गया सैटेलाइट, लॉन्च करेगा NSIL। अगला, अगस्त 2024 में कहां पर पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोज निकाला? तो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो है ये कहां पर मिला है? आप कहोगे तुर्की में मिला है। ये दोस्तों बताया जा रहा है कि 12,000 साल पुराना है, 12,000 साल पुराना, और ये पत्थर के खंभे पर उकेरा गया है। इसके थ्रू वो लोग जो खगोलीय गणनाएं वगैरह हैं वो किया करते थे, और उसके अनुसार ये डेट वगैरह या कहें कि कुछ रिकॉर्ड्स रखते थे। तो ये तुर्की के गोबेकली टेपे साइट पर खोजा गया है। गोबेकली टेपे साइट क्या है? जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला है, धौलावीरा है, बहुत सारी जगहें हैं, तो ऐसे ही साइट ये भी है, गोबेकली टेपी साइट। ये बताया जाता है कि अपनी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता थी। ये 9,600 से 8,200 ईसा पूर्व के बीच में रही थी। अपना वाला लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1750 तक चली थी। अगला, हाल ही में कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री जीवन योजना को कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना का समय बढ़ा दिया गया है और ये अब होगा 2028 तक। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में लॉन्च की गई थी और अब 2028 तक इसे एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है ना, तो अगले 5 सालों के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने सालों के लिए बढ़ाया गया, तो अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया गया। अगर पूछा जाए कब तक के लिए बढ़ाया गया, तो 2028 तक के लिए बढ़ाया गया। ठीक है ना, ये जीवन का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री जीवन योजना। तो PM का मतलब प्रधानमंत्री, जीवन का मतलब जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है ना, तो जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना है। तो इसके तहत भारत में उन्नत जैव ईंधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसी योजना के तहत 10% इथेनॉल मिलाया जाता है ना तेलों में। अगला, एक जरूरी बात, NTPC का अर्जुन बैच दोस्तों चल रहा है अपने पूरे रफ्तार में, पूरे वेग में। आप लोग जो लोग नए एडमिशन लिए हुए हो उनका तो ठीक है चल रहा है, जो लोग लेना चाहते हो अर्जुन बैच में एडमिशन ले सकते हो और बिल्कुल फ्रेश तरीके से NTPC की तैयारी कर सकते हो। NTPC बहुत बड़ी वैकेंसी है, आपको स्टेशन मास्टर तक के पद तक पहुंचाती है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपना सपना पूरा कर सकते हो, भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर तक भाई आप बन सकते हो। क्लर्क लेवल से स्टेशन मास्टर तक का लेवल आपका मिलता है यहाँ पर। अर्जुन बैच ज्वाइन करके आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के हर एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर अभी आपको मिल जाएगा। आप MZT ऐप पर जाइए और पता कीजिए कितने में भी मिल रहा है आपको। ठीक है ना, चलिए, और इस सामान्य विज्ञान की रेलवे वाले सभी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको लेना चाहो तो ये ई बुक आप ले सकते हो, सब कुछ आपको MZT ऐप पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में भारत के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में अभी नामित किया गया? तो देखिए, अगस्त महीने में अभी 3 रामसर साइट मिली है भारत को, मतलब वो भारत की साइट थी पहले से, उनको 3 रामसर साइट के रूप में लिस्टेड किया गया है। ठीक है ना, रामसर साइट की संख्या भारत में हो गई 85। ठीक है, टोटल संख्या हो गई 85। अब 85 रामसर साइट है भारत में। इनमें से तीनों कौन कौन से जुड़ी हैं? तो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु की, और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु की। तीसरा जो है वो मध्य प्रदेश से है, तवा जलाशय मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 साइट जो है ये शामिल की गई हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन आप लगा दीजिए, ये रामसर साइट होंगी। टोटल संख्या 85 हो गई है। रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछा जाता है बड़ा, कि एक पहला रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो बताना है आपको 2 फरवरी 1971 को। और कभी कभी पूछा जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि उसी दिन पहली बार 1971 में हुआ था पहला वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन। ठीक है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस इंपॉर्टेंट होता है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो घुमा करके वो पीछे वाला क्वेश्चन पूछेगा, आर्द्रभूमि दिवस पूछेगा, है ना। तो उसके पीछे का कारण ये होता है, वही क्यों पूछा गया, क्योंकि ये चर्चे में आया था, है ना। इसलिए आपको हर चीजें लिंक करके चलनी है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, कमेंट में बताओ। हाल ही में DRDO ने कहां पर लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम गौरव जो है, इसका परीक्षण DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा किया? उड़ीसा में किया। ठीक है ना, DRDO जो है ये
ग्लाइडेड बम बना रहा है, 2 बम बना रहा है, गौतम एक गौरव। गौतम जो होगा ये शॉर्ट रेंज मिसाइल के लिए होगा ग्लाइडेड बम, और गौरव जो होगा ये लॉन्ग रेंज का ग्लाइडेड बम होगा। ग्लाइडेड बम मतलब कि इसमें पंख होंगे, है ना, तो पंख होंगे, तो ये ग्लाइड करता हुआ जाएगा। गौरव बम में एक पंख वाला होगा और गौतम बम में ये कोई पंख नहीं होगा। चलिए, अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की? बहुत अच्छी कवक है भाई, ये प्लास्टिक को खाता है। प्लास्टिक जो 400 500 700 सालों तक खत्म नहीं होते पृथ्वी से, उनको ये कवक खा लेता है। तो ऐसा कवक, अभी ऐसे 18 कवक खोजे हैं। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अभी ये खोजे हुए हैं। ठीक है, अभी इस पर और भी रिसर्च वगैरह चल रही है। दोस्तों, आए दिन जो भी प्लास्टिक का या वगैरह वगैरह चीजों में यूज होता है, वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से अंत में जाकर समुद्र में पहुंचते हैं और समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में अगर ये मान लो कवक जो है, 18 कवक उपभेद खोजे गए हैं, ये अगर पॉलीयूरेथेन को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये अपशिष्ट कम करने में काफी सहायक होंगे। फिलहाल जर्मनी के वैज्ञानिकों ने खोजा है, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने मिलकर कौन सी पहल शुरू की है? तो देखो, भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी जो है, ये मिल करके कौन सी पहल शुरू की है? वन इंडिया वन टिकट। क्या? वन इंडिया वन टिकट पहल शुरू की है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो एनसीआरटीसी है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, जो कैपिटल रीजन के, जो एनसीआर है ना, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर, उस रीजन का जो ये ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, जो उस रीजन में चलने वाली ट्रेनों हैं, उनके टिकट जो हैं वहां पर आईआरसीटीसी ऐप की वेबसाइट और ऐप से भी बुक हो पाएंगे, और इसको एक दूसरे से लिंक कर दिया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस जो है, इस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर सुगम हो जाएगा इससे। ठीक है जी, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया एक प्रकार से, मतलब एक ही वेबसाइट से ये चलेगा। हाल ही में किस राज्य के जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ ये कहाँ का है? तो आप बताओगे ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के प्राचीनतम साइट है, और इन प्राचीन साइट को, मॉन्यूमेंट्स को अभी डिक्लेयर किया गया है, स्मारक घोषित किया गया है, संरक्षित। ठीक है, तो रत्नागिरी में ये महाराष्ट्र के पाए जाते हैं, मतलब वहां पर हैं जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ। बताया जाता है कि ये मेसोलिथिक युग के हैं, लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले के ये बताए जा रहे हैं। तो रत्नागिरी में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला, 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर पीएम मोदी ने कुल कितने मिनट का भाषण दिया है? तो 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने 98 मिनट का भाषण दिया, जो कि अभी तक का लॉन्गेस्ट ईवर रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये लॉन्गेस्ट ईवर है किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के इतिहास में। सबसे लंबी स्पीच पिछली बार वाली, मतलब इसी बार वाली थी। ठीक है, तो ये नया रिकॉर्ड सेट हो गया है। और एक और चीज, 2-3 फैक्ट हैं और जान लो। जैसे पीएम मोदी भारत के मात्र तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो 11वीं बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर स्पीच दिए हैं। किसके किसके बाद? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद और इंदिरा गांधी जी के बाद तीसरे बन गए हैं ये। ठीक है, पीएम मोदी। इसके अलावा लगातार 11 बार भाषण देने वाले ये पंडित नेहरू के बाद दूसरे बने हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल लगातार नहीं था। ठीक है ना, चलिए अगला। हाल ही में भारतीय निवेशकों ने 7,860 नई कंपनियों के साथ विदेशी व्यापार विस्तार में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बताइए किस देश में किया है ऐसा? तो आप बताओगे यूएई में किया है, दुबई में। भारतीय निवेशकों ने 7,860 नई कंपनियों में निवेश किया हुआ है, और इसके साथ सबसे ज्यादा ये इन्वेस्टर के रूप में टॉप पर बन करके उभरा हुआ है। दोस्तों, यूएई जो है अमेरिका के बाद भारत का दूसरा शीर्ष निर्यात गंतव्य है, यानी भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अपना करता है अमेरिका में, फिर दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपोर्टेशन करता है दुबई में। इसके अलावा भारत जो है ये चीन के बाद यूएई का दूसरे सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, यानी यूएई की रिस्पेक्ट में यूएई जो है सबसे ज्यादा ट्रेडिंग, अपना व्यापार करता है चाइना से, दूसरे स्थान पर भारत से करता है ट्रेड। वहीं अगर भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो भारत जो है सबसे ज्यादा व्यापार करता है अपना चाइना से, और दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे नंबर पर भारत अपना व्यापार सबसे ज्यादा करता है यूएई से। ठीक है ना, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। अभी जब पिछले वित्तीय वर्ष की बात आई थी तो 84.5 बिलियन जो है हम लोगों ने ट्रेड किया था यूएई से।
अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस महीने बहुत सारी नियुक्तियां हो रही हैं, भर भर के नियुक्तियां हो रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके नए निदेशक बन गए हैं दोस्तों राहुल नवीन। हालांकि राहुल नवीन अभी कार्यवाहक पद पर थे, अब इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये संजय कुमार मिश्रा जी की जगह पर आएंगे, जो रिटायर हो गए हैं कब का, ठीक है। तो ये उनकी जगह पर अभी तक अंतरिम के रूप में, कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे, अब इनको परमानेंट नियुक्त कर दिया गया है अगले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए। ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष राहुल नवीन। अगला, हाल ही में किस देश ने 2 टन पेलोड वाले अपने सबसे बड़े नागरिक कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो 2 टन पेलोड वाला सबसे बड़ा नागरिक कार्गो ड्रोन ये बनाया है चाइना ने, और इसका भी परीक्षण किया है। सोचो, 2 टन का पेलोड ले जा सकेगा और वो ड्रोन है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये। तो ये 2030 तक पूरा तरीके से काम करने लगेगा, अभी तो इसका परीक्षण वगैरह ही चल रहा है। सिचुआन टेंगडेन साइंस टेक इनोवेशन कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। अगला, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला? आप जानते हो आईसीसी जो है हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है, ठीक है। तो इस महीने जुलाई मंथ का दिया गया, और किसे दिया गया? गस एटकिंसन और चमारी अटापट्टू को। गस एटकिंसन जो है ये इंग्लैंड के हैं, चमारी अटापट्टू श्रीलंका की हैं, ठीक है। ये श्रीलंका के कप्तान हैं और ये इसके बॉलर हैं इंग्लैंड के। तो इन दोनों को पुरुष और महिला के श्रेणी में मेंस और विमेंस के लिए दिया गया है इस मंथ का, यानी जुलाई मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। आईसीसी साथियों जनवरी 2021 से ये अवार्ड दे रहा है, और जनवरी 2021 में सबसे पहले मिला था ऋषभ पंत को, भारत के। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जियो फ्लार्टिस, और इसका इसका मुख्यालय है दुबई में, ठीक है ना। अगला, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कैबिनेट सचिव, अब गृह सचिव आ जाइए। गृह सचिव की नियुक्ति हुई है, और अभी ये नियुक्त किए गए हैं गोविंद मोहन। गोविंद मोहन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, और ये अब नए गृह सचिव होंगे, अजय कुमार भल्ला जी की जगह पर आएंगे। टीवी सोमनाथन अभी बने कैबिनेट सचिव। अभी आज की न्यूज है, बहुत सारे नए और सचिवों की नियुक्ति हो गई है, लगभग 18 विभागों के सचिव चेंज किए गए हैं। तो इस पर मैं आपको आज या हो सकेगा कल आपको वीडियो दूंगा, जिससे आप पूरा अच्छे से रिवीजन कर सकोगे। अगला, डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक तेजी से फैलती हुई बीमारी को अभी विश्व लेवल पर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसका नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स को पिछली बार एम पॉक्स घोषित किया था, एम पॉक्स मतलब नामकरण किया था डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने कहा था मंकी पॉक्स जो है ये नहीं कहेंगे, ये एम पॉक्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे मंकी लोग गुस्सा जा रहे थे। तो यहाँ पर देखो एम पॉक्स है, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया है हेल्थ इमरजेंसी। ये अफ्रीका में कांगो जैसे देशों में तेजी से फैलना शुरू हुए हैं। कांगो के बाद अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका में धीरे से फैल रहा है। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान में भी इसके बहुत सारे केसेस अब आ चुके हैं। धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है, और ऐसे में डर है, इसीलिए अभी डब्ल्यूएचओ ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इस पर भी आपको वीडियो देने का मैंने वादा किया था, दूंगा, जरूर दूंगा, आज या कल में दूंगा। चलिए, महानिदेशक डब्ल्यूएचओ के हैं टेड्रोस अधनोम। इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो देखिए, ये हफ्ता खत्म होते होते राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया, और इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है इस बार आट्टम ने। किसने? आट्टम ने। कल मैंने इस पर आपको टॉप 20 क्वेश्चंस की वीडियो दी है, टॉप 20 क्वेश्चंस की वीडियो दी है, इसको आप जरूर देख लेना, जिससे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपका देखते ही देखते तैयार हो जाए। सिर्फ एक बार देखना है, 14-15 मिनट की वीडियो है, देखते ही देखते आपका पूरा सब तैयार हो जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें शुरुआत में थ्योरी बताई गई, लास्ट में आपका Q&A बताया गया है। चलिए, तो ये पूरी लिस्ट है इस बार की, आप देख सकते हो। 16 अगस्त को इस बार 2022 का दिया गया है 2024 में, ठीक है ना, 2022 के लिए दिया गया, ये बात ध्यान रखना। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ओके। तो 16 अगस्त 2024 को घोषणा की गई। बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम को चुना गया, मलयालम फिल्म है, निर्देशक इसे आनंद एकादशी हैं। ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कांतारा बनी है, कन्नड़ फिल्म है, ऋषभ शेट्टी इसके डायरेक्टर रहे, और यही इसके एक्टर भी थे, और इसीलिए इनको बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला है कांतारा के लिए।
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला है। नित्या मेनन को थिरुचिताम्बलम के लिए और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला सूरज बड़जात्या को ऊंचाई फिल्म के लिए। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अरिजीत सिंह को मिला केसरिया के लिए ब्रह्मास्त्र पार्ट 1। और बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म बनी गुलमोहर। ठीक है, याद रखना ये लास्ट वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इस्तीफा दे दिया? तो देखो, अभी इस्तीफा दिया तो नहीं है, घोषणा कर दी है कि अगले महीने ये इस्तीफा दे देंगे। तो ये प्रधानमंत्री हैं जापान के फुमियो किशिदा। ये अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री बने थे, तब से अभी तक थे, लेकिन अब ये अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद भी छोड़ देंगे और अपने देश का प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ देंगे। कब तक? अगले महीने तक। तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और अब सत्ता छोड़कर जा रहे हैं। अक्टूबर 2021 में आए थे। ध्यान रखना, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनको दोस्तों भारत का पद्म विभूषण मिल चुका है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट है ना, उसको ये दिलाने में अहम इनका योगदान रहा है। हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल कितने पुलिस पदक प्रदान किए गए? तो 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोस्तों टोटल 1037 पुलिस पदक दिए गए। इसमें अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे पदक, बहुत सारे वीरता पुरस्कार भी दिए गए। जैसे यहाँ पर लिस्ट आपके सामने है। वीरता के लिए 213 पदक, सराहनीय सेवा के लिए 729, सेना पदक दिए गए 63, वायुसेना पदक दिए गए 6, विशिष्ट सेवा के लिए 94, शौर्य चक्र 18 और नौसेना पदक 11, कीर्ति चक्र 4 दिए गए। तो इसमें शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र जो है ये तो वीरता पदक है। वीरता पदक मैंने आपको समझाया था डेली करंट अफेयर में डिटेल में। ये कीर्ति चक्र विजेता है, इनका नाम याद रखना। नाम पूछा जाएगा तो इन्हीं 4 का पूछा जाएगा, इनका सबका नाम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्वर्गीय मनप्रीत सिंह जी मरणोपरांत, स्वर्गीय रवि कुमार जी मरणोपरांत, राम गोपाल नायडू और स्वर्गीय हिमांशु भट्ट जी मरणोपरांत। ठीक है, इन 4 को दिया गया है। सीआरपीएफ को सर्वोच्च वीरता पदक दिया गया है ओवरऑल कैटेगरी के लिए। तो ये थे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन इस वीक से। ये महत्वपूर्ण दिवस है, दिवस का आप रिवीजन कर लीजिए ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेकर। आज मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा आपका, कारण ये है कि ये 15 दिनों का रिवीजन मैंने मंथली करंट अफेयर में करा दिया है। आज अभी 8 या 9 बजे आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है ना, AM पर सुबह में ही। अभी ये वीडियो 6 बजे तक आएगी आपको, और वो जो है आपको 8 बजे तक या 9 बजे तक मिल जाएगी मंथली वाली। तो उसको भी देखिएगा, जिससे आपका 1 से 15 तक का रिवीजन अच्छे से हो जाए। इसके अलावा बाकी भी रिवीजन पॉइंट मैंने छोड़ दिए हैं, इस सबको आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर और MJT ऐप पर। MJT ऐप पर जाइए, अर्जुन बैच को अगर ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए। सबसे ज्यादा बेहतर क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। आप डेमो देखिए, डेमो देखने के बाद आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।